को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। काला जादू केस नंबर 6। पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क कर कहा, सीधा खड़ा हो या लगवाऊं 4 डंडे। मैं सीधा खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर ने मुझे चंद गालियां सुनाकर अपने नेक काम का आगाज़ किया। फिर बोला, ओए क्या मौत पड़ी थी तुझ पर, क्या दुश्मनी थी सादुल्ला जैसे अल्लाह वाले से तुझे? मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर तो जंगली क्यों बन गया? मैं नहीं जानता साहब, कुछ दिन से मैं बीमार हूँ। अचानक मेरा दिमाग भारी हो जाता है, फिर मुझे होश नहीं रहता। इसी की पियत कई बार हुई। मेरे वालिद साहब के हकीम साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मुझे उनके पास इलाज के लिए ले गए थे। हकीम साहब ने मुझे देखा और मेरे वालिद साहब से कहा कि वो मुझे उनके पास छोड़ जाएं। हकीम साहब के घर से मालूम किया जा सकता है। उन्होंने हमारे लिए चाय मंगवाई थी। फिर रात का खाना उन्होंने मुझे अपने साथ खिलाया था और थोड़े थोड़े वक्फे से मेरी नब्ज़ देखते रहे थे। 2 बार उन्होंने मुझे दवाइयों की पुड़ियाँ भी खिलाई थी। फिर रात को मेरी वही की पियत हो गई और उसके बाद अस्पताल में होश आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने हैरत से मुझे देखा और फिर सादुल्ला के बेटे नईमुल्ला को। फिर वो बुर्राई हुई आवाज़ में बोला, ये तो केस ही बदल गया नईमुल्ला साहब। झूठ बकता है ये बदमाश। उसने मेरे अब्बा को दीवानों की तरह मारा है। सारे बदन की हड्डियाँ तोड़ दी थी बदबख्त ने। मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम भी नईमुल्ला है। उसे फांसी न दिलवाई तो नाम नहीं। नईमुल्ला ने गैस के आलम में कहा, आप फिक्र ना करें जी, हम इससे असल बात पूछ लेंगे। इंस्पेक्टर ने मुहर्रर से बयान लिखने को मना कर दिया और एक कांस्टेबल से कहा, मखदूम हाँ, उसे बंद कर दो। रात को 9 बजे ड्राइंग रूम में ले आना। मुझे दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया। शाम को 5 बजे मामूर यास पर आए और मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने मुझसे सूरत हाल पूछी तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उनका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो गया। मैं तो ड्राइंग रूम के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो समझ गए थे। चुनांचे फ़ौरन ही चले गए। वो दोबारा नहीं आया। अलबत्ता रात को 9 बजे एक और कमरे में लाया गया। इंस्पेक्टर साहब का मूड बहुत खुशगवार था। हंसते हुए बोले, ओए असल बात उगल दे शहजादे, वरना ये ड्राइंग रूम देखा है ना, बड़े बड़ों की ज़ुबान खुल जाती है यहाँ। ओ यार बशीरा, 2-4 निशान बना दे इसके मुंह पर। वो नईमुल्ला भी सरकारी ऑफिसर है। असल बात क्या थी शहजादे? मैंने आपसे एक लफ्ज़ झूठ नहीं कहा जनाब। अदालत में भी यही बयान देगा। जो सच है हर जगह बताऊंगा। ओ जीता रहे शेर। मगर सुन, कल जब नईमुल्ला आए या उसके घर का कोई और बंदा आए तो यही जाहिर करना जैसे तेरी ठीक ठाक फेटनी लगी है। उठते बैठते 2-4 आवाज़ें भी निकाल लेना। चलो भाई, इसका बयान लिखवाओ। मुहर्रर ने मेरा बयान लिख कर लिया, मगर इंस्पेक्टर साहब की ये मेहरबानी मेरी समझ में नहीं आई थी। अलबत्ता दूसरे दिन हकीकत वाज़े हो गई। ड्राइंग रूम का अजाब रोकने के लिए मामू साहब ने 10,000 रुपये खर्च किए थे। उस दिन सादुल्ला के दूसरे साहिबजादे फहीमुल्ला साहब आए और मुझे उनके सामने बुलाया गया था। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, जोड़ जोड़ तोड़ दिया हमने इसका, मगर उसका कहना है कि उसने होश के आलम में ये सब नहीं किया। मारपीट से कोई पैदा नहीं इंस्पेक्टर साहब। कानून उसे भरपूर सज़ा देगा। आप उसे आइंदा ना मारे। फिर अदालत से मेरा मज़ीद चंद रोज़ का रिमांड लिया गया। कत्ल, और वो भी ऐसे वहशियाना कत्ल के मुलजिम की ज़मानत का सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता ताने के चंद रोज़ क़ियाम में इंस्पेक्टर साहब ने मामू साहब की खूब काल उतारी थी। उसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। इस दौरान मेरी ज़हनी की पियत नॉर्मल रही थी। मैंने अपने हाल और मुस्तक़बिल के बारे में भी सोचा था। ये अच्छी तरह जानता था कि मैंने अपने हाथों से अपना घर तबाह कर दिया। मेरा गुनाह मुझ तक ही रहता तो मैं खुशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, मगर सब लपेट में आ गए थे। अब वो लोग मुझे बचाने की कोशिश में रुपया पानी की तरह बहाएंगे और नतीजा जो होगा वो सामने था। दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन उस साधु के बारे में मैंने ज़ुबान बंद रखी थी। मुझे खौफ था कि अगर मैंने किसी को उस बारे में बता दिया तो वो भी इस गंदी रूह का शिकार हो जाएगा। मेरा मुस्तक़बिल किसी हद तक मेरे सामने आ चुका था। ज़िंदगी का ख़ात्मा उसके सिवा कुछ भी नहीं। जेल की कोठरी की पहली रात बड़ी अज़ियतनाक थी। रात को 9 बजे एक और कैदी को उस कोठरी में भेज दिया गया जहाँ मैं था। ये एक 1.5 उम्र आदमी था जो सूरत से ही गुंडा नज़र आता था। उसने बस एक निगाह मुझे देखा था और फिर खामोशी से अपना कंबल लेकर एक गोशे में जा पड़ा था।
تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے خراٹے ابھرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، لاک اپ میں نیند بھی آنے لگی تھی۔ پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی برا نہیں تھا، لیکن یہاں نیند اڑ گئی تھی۔ رات نہ جانے کتنی بیت گئی، چاروں طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پہرا دینے والے سنتریوں کے بھاری جوتوں کی آواز سنائی دے جاتی تھی، ساتھ ہی قیدی کے خراٹے دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ جب یہ خراٹے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا، بھائی یہ خراٹے بند کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ خراٹے رک گئے، ساتھ ہی قیدی نے چہرے سے کمبل ہٹا دیا۔ وہ اپنی چمکدار سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر وہ مکروہ شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ وہی ناپاک سادھو تھا۔ پیلے مدقوق کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے میں نے اس قیدی کو دیکھا، وہ یہ نہ تھا۔ میں گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ ہنسنے لگا، پھر اس کی کریہ آواز ابھری، کہو میاں جی، دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں؟ تم ذلیل کتے شیطان یہاں بھی آ مرے؟ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستا رہا، پھر بولا، ہم کہاں نہیں جا سکتے میاں جی، پر لگے ہیں، لیکن تمہاری دم ابھی ٹھیڑی کی ٹھیڑی ہے۔ تو نے آخر میری زندگی کیوں برباد کر دی؟ ذلیل سادھو، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ایک ذرا سا کام کا کہا تھا ہم نے تم سے، ہمارا کام کر دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب بھی کچھ نہ بگڑا میاں جی، ہماری بات مان لو، ہمیں پاگن دوارو پہنچا دو، بھگوان کی سوگن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو غلیظ ناپاک کتے اس پاک مزار پر جا کر کیا کرے گا؟ یہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا میاں جی۔ تم بس ہمارا کام کر دو اور پھر مزے کرو، ایسے عیش کرو گے کہ جیون بھر دعائیں دو گے ہمیں۔ مجھے کچھ بھی ہو جائے، میں تیرے ناپاک وجود کو اس پاک جگہ کبھی نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ تو پھر ہم بھی تمہیں بتا دیں میاں جی، ایسا حال کر دیں گے تمہارا ہم کہ موت بھی تم سے گھبرائے گی، جو کہیں گے وہ کر دکھائیں گے۔ غلیظ ناپاک کتے، میں تجھے پناہ کر دوں گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اچک کر اس کی گردن پکڑ لیا اور اس کے منہ سے دلدوز چیخیں نکلنے لگی۔ مجھ پر جنون سوار تھا۔ مجھے باہر سنتریوں کی چیخ و پکار بھی نہیں سنائی دی اور اندر گھس آئے تھے، اسے میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس میں ناکام تھے۔ پھر شاید میرے سر پر ضربیں لگائی گئی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کب ہوش آیا تھا، سر پھوڑا بنا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھا جاتی تھی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔